हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एम निशुक्ता और आज हम बात करेंगे 10 मेजर मिस्टेक्स की जो मैंने देखा है हमारे बहुत सारे उद्यमी भाई फेस करते हैं। चैलेंजेस उनको रहते हैं, दे ऑलवेज ट्राइंग टू कोप अप विद दीज चैलेंजेस एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दीज आर all very much avoidable. These can be easily taken care of. However, we need a professional approach. So let us take one by one, and I hope that you are not falling prey of to any of these mistakes. So let us take one by one. Number one is mixing your business transaction with your personal transaction. हम लोग उद्यमी जो है, जो छोटे उद्यमी हैं, वो यूजुअली प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं और हम उसी कैपिटल अकाउंट को जो हम बिजनेस में मेंटेन करते हैं उसे अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन करते हैं। उसकी वजह से कई बार हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, हमारी टैक्सेशन लाइबिलिटी बढ़ सकती है और हमारी कंसलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि हम लोग अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट से, फर्म के अकाउंट से करें और पर्सनल ट्रांजेक्शन अपने सेपरेट अकाउंट से करें। सेकेंड इज़ कोई मंथली MIS नहीं बनाते हम लोग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। यूजुअली हमारे जो बुक्स होते हैं वो भी साल के एंड में जाके जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है, जब जाके क्लोज होते हैं, तब जाके हमें पता लगता है हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, क्या हमारी एंट्री खड़ी हुई हैं, क्या हमारे डेटर्स खड़े हुए हैं। हम लोगों को एज ए छोटे में आजकल GST का रेजीम है, AI आ चुका है, उसके बेसिस पे हम लोग मंथली बेसिस पे एटलीस्ट वी हैव टू मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी हैव टू हैव अ कैश फ्लो टू अंडरस्टैंड वेयर आवर मनी इज गोइंग, टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो मैंने बड़ा मेजर चैलेंज फेस किया है और देखा है इन MSMEs में, स्टॉक की रिकन्सलेशन, स्टॉक टेकिंग और स्टॉक की वैल्यूएशन। ये बड़ा एक गैप मिला है मुझे उनके अकाउंट मेंटेनेंस में, जिसकी वजह से जो पिक्चर हमारी आती है निकल के प्रॉफिटेबिलिटी की, वो डिस्टॉर्टेड होती है। मतलब कि आपके जो स्टॉक है ना, वो हैज़ टू बी प्रॉपरली मेंटेन, इन्वेंट्री प्रॉपरली रिकॉर्डेड होनी चाहिए। एक्सेल में हाफ हार्टेडली मेंटेन रहते हैं, कभी टैली में मेंटेन करते हैं, उसका कंजम्पशन प्रॉपरली बुक नहीं होता है, फिनिश गुड की रिकन्सलेशन प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग एक्चुअल नहीं वी विल कम नॉट कम टू नो कि व्हाट हाउ मच वी हैव अर्न एंड हाउ मच वी हैव लॉस्ट। तो वो एक ग्रे एरिया है विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। Fourth is the unplanned expenditure, unplanned borrowing which we are doing. हम लोग क्या करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट को, वर्किंग कैपिटल लोन को which is to be used towards your stock and book debt, to finance your stock and book debt, we are using in purchasing of fixed assets. Similarly, जब वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज बढ़ जाती है तो then we used to take high cost of borrowing, एंड बिकॉज ऑफ विच हम एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे हम फायर फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। हम पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन को चुकाने में। तो वो हमें जो है अपने को रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें बॉर्डिंग को प्लान करना है, इवन कैपेक्स करना है तो कैपेक्स को भी प्लान करना है, उसकी बजटिंग करनी है। नेक्स्ट 5 नंबर जो आता है वो आता है डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। आपके स्टैट्यूटरी रिटर्न्स हैं, आपकी स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हैं। आज के टाइम में बैंकों के पास एक ऐसा हथियार है, AI, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी वजह से वो पता लगा लेते हैं कि आपकी फला रिटर्न कब कब लेट हुई, फला आपने रिपोर्ट जो जमा किया ड्यूज़ वो कितने लेट जमा किए, तो उससे आपकी क्रेडेंशियल्स, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ जो हैं मस्ट बी पेड ऑन टाइम। योर स्टैट्यूटरी रिटर्न्स GST है, PF है, ESI है, TDS है, दीज मस्ट बी फाइल्ड ऑन टाइम, यू मस्ट इंश्योर। नेक्स्ट जो आता है 6 नंबर पे, वो आता है कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट। प्रॉफिट तो है, सेल्स भी बढ़ रहे हैं, बट कैश मिसिंग है, क्योंकि आप कैश में परचेज कर रहे हैं, उधार में माल बेच रहे हैं। और उधार भी कैसा, क्या बोलते हैं 30 डेज़ बोल जाता है, 60 डेज़ में, 60 डेज़ बोलते हैं उधार देते हैं, 90 डेज़ में आता है, 90 वाला 120 135 डेज़ में आता है। तो आप जो है बिजनेस नहीं करें, आप अपने फाइनेंसिंग करें। आप लोन लेके बैंकों से लोन लेते हैं और आगे फाइनेंसिंग कर देते हैं, और वहाँ पे बैंक तो सिक्योर्ड है, वो आपकी सिक्योरिटी ले लेता है। कल को आपका डिफ़ॉल्ट हुआ तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल गारंटी इन्वोक कर लेगा। और आप जो डाटा को फाइनेंसिंग कर रहे हैं आपके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। इवन मैंने देखा लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं होती है। अगर हमें लीगल केस फाइल करना होता है, उस केस में मैंने देखा है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं होते कि हम लीगल केस को फाइल कर सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें डेटर्स की क्रेडेंशियल भी चेक करनी चाहिए, हर डेटर्स की लिमिट फिक्स करनी चाहिए, हर डेटर्स को रिव्यू करना चाहिए मंथली बेसिस पे, भाई पेमेंट आ रही है, टाइम से नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उन डेटर्स को रिड्यूस करें, उनके ऊपर एक्सपोजर कम करें। और जो डेटर्स अच्छे हैं, चाहे हमारी सेल्स कम हो, हमें प्रॉफिट कम हो, बट पैसा जरूर घर में आना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे कैश फ्लो मैनेजमेंट होने चाहिए। एवरी मंथ व्हेन वी मेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी आल्सो मेक अ
कैश फ्लो स्टेटमेंट कि हाउ मच कैश इज देयर। आप देखें होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ कैश बिकॉज उधार लेते हैं और कैश माल बेचते हैं। हॉस्पिटल्स हैं। तो वी हैव टू हैव अ मॉडल वेयर आवर मैक्सिमम सेल्स आर हैपनिंग ऑन कैश। नेक्स्ट 7th इज डिपेंडेंस ऑन फी ऑन वन कस्टमर। तो ये भी एक मेजर चैलेंजेस रहता है कि हम लोग एक ही कस्टमर पे या 2 कस्टमर पे डिपेंडेंट रहते हैं। हमने स्टार्ट किया 1 और 2 कस्टमर से, बट वी हैव टू वाइडन अवर नेटवर्क, वी हैव टू वाइडन अवर कस्टमर बेस। तो दैट इज़ नॉट हैपनिंग। एंड अगर वो कस्टमर कहीं पे भी इधर उधर होता है, कहीं पे भी वो डिले करता है पेमेंट या आपकी ऑर्डर को कम कर देता है, तो आप फंस जाते हो, आप उसमें अटक जाते हो। तो आपको अपने कस्टमर बेस को वाइडन करना है। नेक्स्ट इज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है 8 नंबर पे, नो बजटिंग, नो प्लानिंग। हम लोग बजटिंग भी नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं करते, और उसके अगर हम नहीं करेंगे उसकी वजह से, तो हम लोग जो है अपने एक्सपेंसेस को, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो जो डे टू डे बेसिस पे होते हैं, या कैपेक्स हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, फिक्स एसेट परचेज करने के लिए हो, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको हम प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास बजटिंग साल के शुरू में ही हम बजटिंग कर लें कि हमारे मंथली एक्सपेंडिचर क्या होंगे हेड वाइज, और उनको हम कंपेयर करें एक्चुअल से और देखें कि वो एक्चुअल अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है उनका, लॉजिक क्या है, वो जेन्युइन है तो हम बजट ठीक कर लें, और अगर इनजेन्युइन है तो कंट्रोल करें। सिमिलरली कैपेक्स भी करना है हमें, तो कैपेक्स को भी प्लान करें कि कैसे खर्चा करना है, पैसा कहाँ से आना है, लोन लेना है तो कितना लोन लेना है और कितना अपने पैसा लाना है, कितना अपने पास अरेंजमेंट है। तो हमारे पास बजटिंग प्लस उसका कंपेरिजन विद द एक्चुअल एंड देन वेरियंस एनालिसिस जरूर करना चाहिए हम लोगों को टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। नेक्स्ट 9 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ वीक अकाउंटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स। तो अगर आपका अकाउंटिंग जो बेस है वही अगर कमज़ोर है तो एडिफिस भी कमज़ोर होगा। तो आपको अपनी अकाउंटिंग को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को, अच्छा हम आज के टाइम में एआई एरा में है, हम ट्रांजिशन फेज में हैं, फिजिकल से एआई डिजिटल मोड में आ रहे हैं। तो ना तो हमारे डॉक्यूमेंट्स और सिस्टम्स जो है, पेपर्स जो हैं, फाइलिंग जो है, वो ना तो फिजिकल में पूरी होती है और ना डिजिटल में पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं। तो हमें अगर डिजिटल करना है तो वी मस्ट इंश्योर दैट वी हैव कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इन डिजिटल मोड। बट वो होता नहीं है जनरली एमएसएमई में, क्योंकि अपने उनके इश्यूज रहते हैं, अपनी चैलेंजेस रहते हैं, फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। तो बट अकाउंटिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब हम लोगों को उसको बेस है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अवर सर्टेन रेशियोज आर देयर विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैम। उसमें सबसे पहली जो इशू है वो है करंट रेशो। करंट रेशो यू ऑल नो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। वैसे तो आइडियली 1.33 होनी चाहिए, बट जनरली अगर 1.25 से भी है तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ आर दोज विच आर रिसीवेबल्स और पेबल इन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी करंट रेशो जो है, आपकी करंट लायबिलिटीज़ आर लेसर देन योर करंट एसेट्स। एक रेशो और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बैंक और वैल्यूअर्स अगर कोई वैल्यूएशन करता है आपकी कंपनी का, वो ध्यान देते हैं कि आपकी गियरिंग रेशो क्या है, आपकी इंटेंजिबल नेटवर्थ और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी का रेशो क्या है। आपकी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 3 इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और 5 इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। आपकी टेंजिबल नेटवर्थ इज योर नेटवर्थ इज बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ योर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी में आपकी करंट लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी दोनों आ जाते हैं। तो वो आपकी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जितनी मिनिमम होगी उतनी ही आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट इज योर डेट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR। ये जो है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को दर्शाता है, आपके पास कितनी इनफ कैश अक्रूवल है टू पे दी लायबिलिटी। तो टर्म लोन अगर आप लेते हैं, टर्म लायबिलिटीज आपके पास हैं, तो बैंक के पास एक बैरोमीटर है टू चेक कि आपके पास रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर EBITDA margin and net profit margin, whether they are growing over the period of time, year after the year, whether they are growing or they are fluctuating. If they are fluctuating, bank would like to know why there are fluctuation in the profitability. So these are the 10 major mistakes which आपको भी ध्यान रखना है कि ये आप you should not fall prey of any of these mistakes. अगर आपको कहीं चैलेंज लगता है तो हम लोग we are trying to help MSME, we are trying to empower MSME. This is my personal endeavor to help MSME. तो हम लोग एक फ्री दिन का 1 डे का फ्री ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आप हमें फ्री कंसल्टेंसी हम हमसे ले सकते हैं। यू कैन इन्वाइट अस, यू कैन मेल अस, वी कैन कम टू योर कंपनी एंड वी कैन डू दी फ्री ऑडिट एंड लेट यू नो कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ वी कैन ओवरकम विद दिस। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। दिस इज मनीष गुप्ता फ्रॉम
ITY Solution Private Limited. Thank you.